हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है प्यारों? हम आपके लिए हाजिर है लेकर साइंस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से ये भी जो है बहुत ज्यादा खास है। तो इस वीडियो में हम आपको साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिकली फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। आप लोग बोलते हैं ना सब्जेक्टिव सर याद नहीं होता है। देखिए, याद करने के लिए ना पहले कुछ बॉडी लैंग्वेज भी बनाना पड़ता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देख रही कैसे मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, हाथ चला रहा हूं, ये बोल रहा हूं, कभी कहीं मुस्कुरा जा रहा हूं, कहीं पे थोड़ा सीरियस हो जा रहा हूं। ये सब बॉडी लैंग्वेज यूज करने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन माइंड में आती है और आप समझ लेते हो ये बात हमको कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको खुद अपनाना भी पड़ेगा, तब जाके आपके माइंड में सेव रहेगा बातें। तब आप बोलोगे यार हाँ ये बड़ा आसान है, क्योंकि इसको मतलब मैंने इंटरेस्ट बनाया है कि मुझे ये करना है। ओके, और बड़ा आसान है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले सवाल आपके पास यहां पे है। देखिए समझिए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? मतलब हम गाड़ी में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। देखिए साइड मिरर है ना, ये आपको दर्पण दिख रहा, तो इसको क्यों यूज करते हैं? इसको हम प्राथमिकता क्यों देते हैं? वरीयता मतलब इसको हम तरजीह क्यों देते हैं? क्यों हम साइड मिरर में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस का यूज क्यों नहीं करते हैं? समतल लेंस का यूज क्यों नहीं करते हैं? दर्पण है, सॉरी, समतल दर्पण का यूज क्यों नहीं करते? उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए उत्तल दर्पण, यहां पे बात बोलता क्या, उत्तल दर्पण वस्तुओं का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए अगर आप बोलिएगा नॉर्मली आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपका जो बातें हैं ना, आपकी जो बातें हैं वो एक एजुकेशनल टाइप से होना चाहिए। मतलब आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का फिजिकल में कुछ बातें हैं, कुछ लॉजिक होना चाहिए बात में। आप यूं ही बोल देंगे यार क्योंकि इसमें छोटा छोटा बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है, छोटा आईना में बड़ा बड़ा फिगर दिखता है, ठीक है, लेकिन रियल मैटर क्या है, बात क्या है? तो रियल मैटर यह है कि उत्तल दर्पण वस्तुओं का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पहला ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछता है उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है, और वस्तु से सीधा बनाता है, छोटा बनाता है प्रतिबिंब। हो गया? यह ड्राइवर को बड़े क्षेत्र को करीब से देखने में सक्षम बनाता है, पीछे का पूरा सीन दिख जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इतना बड़ा पीछे देख, पूरा गाछ वृक्ष सब दिख रहा है। ये देखो गड़िया यहाँ पे पूरा दिख जा रहा है, ये भी दिख जा रहा है। अब पता चल रहा कि ये उत्तल दर्पण है। अगर इसके जहां पे हम उत्तल दर्पण के जहां पे अवतल दर्पण का यूज कर लेंगे तो ये गड़िया जो बड़का बड़का दिखने लगेगा, है ना। इसका जो है ना इसको शीशा पूरा भर जाएगा यहाँ पे, तो क्या फायदा? ऐसा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम समतल दर्पण का यूज करेंगे तो पूरा बराबर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग सदैव पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। इसको साइड मिरर के रूप में बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आता है कि साइड मिरर के रूप में क्यों किया, तो सबसे मेन कारण यही है कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है और वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा बनता है, ठीक है ना, और सीधा बनता है। तो जो ड्राइवर होता है उसको पीछे का बड़ा सीन उस छोटा सा आईना में आके समा जाता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में भी दे दिया है, जो बच्चे इंग्लिश वाले इसको स्क्रीनशॉट लेना। ओके, सेकंड है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। बिल्कुल होता है, आपको पता है, ऑब्जेक्टिव में पढ़ना होता है। क्यों होता है, क्या कथन है, इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अभिप्राय मतलब क्या अर्थ क्या निकलता है कि उत्तल दर्पण हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। देखिए पढ़ते हैं, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होने से अभिप्राय मतलब इसका अभिप्राय मतलब इसका मतलब यह है कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि बोला यह गया है कि जो हीरे का जो अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब ये हो रहा कि वायु में जो प्रकाश की चाल है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, वो चाल, और हीरे में जो प्रकाश की चाल है उसका अनुपात निकालता है 2.42 के बराबर आता है। जो रेशियो क्या निकलता है, 2.42 के रेशियो निकलता है। इसका यही है, अर्थात हम एक और बोल सकते समझा के कि हीरे की चाल उसकी निर्वात की चाल की 2.42 गुना कम है। समझ आ रहा? आपको तो पता है निर्वात और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। अब एक बात समझा रहा, एक चीज समझा रहा कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें क्या होगा बताओ, उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, है कि नहीं। जैसे कि देखो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है तो लाइट बहुत ज्यादा गुजरता है, तो उसका अपवर्तनांक भी कम है, वायु का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, ठीक है ना। जैसे जल का मान लो, जल का अपवर्तनांक कम होता है
हीरा से कम, बहुत कम होता है। तो जल में प्रकाश भी हीरा से फास्ट गुजरता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हीरे में जो प्रकाश की चाल है और जो निर्वात में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना कम है, जो निर्वात में प्रकाश स्पीड जा रहा उससे 2.42 गुना कम हीरे में स्पीड है चाल। इसीलिए बोलते इसका अपवर्तनांक का मतलब ये होता है, यानी कि चाल में डिफरेंस पैदा होना, है ना, उसके अनुसार अपवर्तनांक माना। तो आपकी किताब में दिया एक लिस्ट बना हुआ कि कैसे अपवर्तनांक, जैसे यहाँ पे हीरा है तो इसमें जो लाइट एंटर करती है ना, तो उतना स्पीड नहीं है जितना स्पीड हीरे में है, इस निर्वात में है, उससे 2.42 गुना कम है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए, तो इसका भी ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ाते हैं। नेत्र की सामान्य क्षमता से आप क्या समझते हैं? चलिए, यहाँ पे मैंने आपको फिगर नहीं दिखाया, चलो देखो इसको समझो। इसमें फिगर तो आपको मेरे सामान्य क्षमता मतलब होता है कि मैनेज करना, है ना, मैनेज करना कि हम दूर देख रहे हैं तो हम दूर क्लियर देख रहे हैं, हमारी आंखें अगर ठीक है तो दूर की वस्तु हमको दूर वाला क्लियर दिख रहा, हमको पढ़ना है तुरंत आ गया। अब देखो कितना स्पीड हमारी आंखें काम करी, यू कैन थिंक कि हमारी आंखें कितना तेज, उतना तेज ब्रेन एक जल्दी काम कर पाता है कि नहीं। देखिए तुरंत देखना, तुरंत यहाँ पे दिख गया, दूर तुरंत दूर दिख गया। तो हमारा आंख का जो फोकस है कितना फास्ट हो जा रहा ना, जहां पे देखना है वहीं पे फोकस चल जा रहा, दूर देखना है तो दूर फोकस हो रहा। ये जो फोकस कंट्रोल हो रहा ना, दूर का दूर, नजदीक का नजदीक, दूर देख रहे हैं तो दूर दिख जा रहा तुरंत एकदम साफ, नजदीक देख रहे तो नजदीक। ऐसे कैमरा नहीं कि थोड़ा ब्लर होगा तो दिखेगा, नहीं, एकदम डायरेक्ट, एकदम एट ए टाइम। कितना बड़ा गजब का यहाँ पे कंट्रोल हो रहा ना, इसी को बोलते हैं फोकस। जो कंट्रोल करता है उसी को बोलते हैं सामंजन। ये जो क्षमता हमारे आंखों में है उसी को बोलते हैं सामंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, एक हमारे नेत्र में आंखों की वैसी क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है, मतलब मैनेज कर सकता है ना, दूर का दूर, नजदीक का नजदीक, नजदीक देखे तो नजदीक हो गया, दूर देखना चाहता है तो दूर हो गया। तो आंखों में एक ऐसी क्षमता जिसकी वजह से फोकस दूरी को मैनेज कर सकता है, समायोजित कर सकता है, सामंजन क्षमता उसको कहते हैं, ताकि वे फोकल लंबाई को समायोजित कर सके एवं वे दूर से आने वाली किरणों को स्पष्ट रूप से केंद्रित कर सके। मतलब दूर से किरणें आ रहा, केंद्रित होगा एक जगह, हमको वहां पे देखना है तो हमारी किरणें वहां पे केंद्रित होगा, तब ने हम उसको देख पाएंगे, है कि नहीं। तो यही है सामंजन क्षमता। यहां पर तुम्हारा इंग्लिश का है। आगे देखिए, सूर्योदय सूर्यास्त के समय रक्तचाप क्यों दिखाई, लाल क्यों दिखाई पड़ता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सूर्योदय के समय या सूर्यास्त बोल दे, यानी कि सूर्य निकलने के समय या सूर्य डूबने के समय हमको सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है, लाल क्यों दिखाई पड़ता है। देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य से प्रकाश का प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जैसे हम देख रहे हैं सूर्य को तो हम हो गए प्रेक्षक, है ना, हम सूर्य को देख रहे हैं ना तो हम हो गए प्रेक्षक। तो प्रकाश को अच्छा, यहाँ पे प्रेक्षक नहीं लिख सकते, हम लिख सकते, हम तक पहुंचने में के लिए वायुमंडल की सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, सूर्य कितना दूर है, देखो एकदम यहाँ पे है ना। अब इसको लाइट को यहाँ मेरे पास पहुंचने बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। अगर सूर्य आसमान पर रहेगा तो ये तो बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन डूब रहा तो उससे लाइट जो है बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। वो बोलता है कि सूर्य की वायुमंडल की सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है सूर्य से आने वाला प्रकाश की किरणें प्रकीर्णन के कारण। अब यहाँ पे मेन कारण समझो होता क्यों, तो प्रकीर्णन के कारण कम तरंगदैर्घ्य, जो कम तरंगदैर्घ्य वाला जो नीला रंग है वो प्रकाश खो देता है, नीला रंग बिखर जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। और जो अधिक तरंगदैर्घ्य है वो प्रकाश थोड़ा ही प्रकीर्णित होता है, जो लाल रंग है थोड़ा मिना फैलता है, थोड़ा मिना स्कैटरिंग होता है, थोड़ा मिना प्रकीर्णित होता है। लेकिन ये जो हम तक जो है वही सूर्य के प्रकाश में नीला प्रकाश लगभग अनुपस्थित होता है। क्योंकि नीला तो प्रकाश फैल जाता है तो बचा क्या, लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। अब तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने की वजह से सिर्फ लाल ही रंग हमको मेरे पास पहुंचता है। अभी भी देख रहे हैं आपको लाल दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें से जो नीला कलर फैल चुका है और लाल कलर आपको दिख रहा है, रेड वाला रंग आपको दिख रहा है, तो जो कलर आंख में आएगी वही कलर हमको दिखेगी। ज्यादातर अगर आपको ये मेरा शर्ट है ब्लैक दिख रहा, इसका ब्लैक कलर आपकी आंख में पड़ रही है इसलिए आपको ब्लैक दिख रहा, ठीक है ना। मेरे अगर कहीं पे व्हाइट दिख रहा तो व्हाइट कलर आपकी आंख में पड़ रहा तब व्हाइट दिख रहा, समझ में आ रहा ना। तो ये हमारे पास जैसा कलर आंख पे पड़ेगा वैसा दिखेगा। तो कारण क्या है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, फैलता नहीं है, और नीला रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, फैल जाता है। तो फैल जाता है तो पूरा आसमान नीला हो जाता है, इसका कारण भी वही है ना, आसमान नीला होने का वही कारण है। तो लाल रंग मेरे पास पहुंच जाता है। इसका यूज बहुत जगह करते हैं जी, खतरों में यूज करते हैं लाल रंग का यूज, है ना, खतरों के लिए, डेंजरस के लिए लाल रंग का यूज करते हैं। चलिए, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ये तो सवाल याद होना चाहिए।
देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आता आपको 2 नंबर में सवाल पूछेगा तो इतना लिख देगा काफी है। हाँ यही अगर 5 नंबर पूछेगा तो सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि चालक की लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है, तो लिखना पड़ेगा। यदि चालक की तार की लंबाई बढ़ा देंगे, यहाँ अगर 5 नंबर सवाल पूछे तो बना सकते हैं, यदि चालक की लंबाई की तार बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब देखिए कोई पतली तार है, कोई इतना बड़ा तार है, देखिए 2 तार, एक इतना बड़ा, तो रुकावटें किसमें ज्यादा आएगी, जिसमें लंबाई ज्यादा होगी उसमें रुकावटें ज्यादा आएगी, जिसमें लंबाई कम है रुकावट कम होगी। सिंपल सी बात, जैसे हमको जाना है, लंबी दूरी तय करनी है, तो अब भीड़ भाड़ भरा हुआ है, इसमें बहुत भीड़ है, इसमें भीड़ है, तो हम इसमें तो तुरंत पास हो जाएंगे, गली तुरंत पार कर लेंगे, इसको गली पार करने में टाइम लगेगा। वही बोला गया चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। तापमान पे, हीट, आपने पढ़ा ना कि अगर धातु को, जो चालक पदार्थ, चालक को अगर गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, रुकावट बढ़ जाता है। ताप घटाते हैं तो प्रतिरोध कम जाता है। प्रकृति पे चालक कैसा है, तांबा, सोना, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, तो यार जैसे तांबा एल्युमिनियम में कंपेयर कर लो तो तांबा बहुत अच्छा है, तांबा और सिल्वर में कंपेयर कर लो तो सिल्वर बहुत अच्छा है ना। उसी प्रकार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि देखो ये वाला, इसकी मोटाई, जितनी मोटाई रहेगी उतना प्रतिरोध कम रहेगा, है कि नहीं। इसलिए तो हम लोग देखते हैं एसी वाला में या फ्रिज वाला में मोटी मोटी वायर यूज करते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए। और अगर छोटी पतला सा, अगर हमको छोटा बल्ब जलाना है तो पतली वाली वायर आती है ना, वो वायर से बल्ब जलता है। अगर पतली वाली वायर को हम यूज करेंगे एसी वाला में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वो जल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज इतना ज्यादा चाहिए, वो जा रहा, वो संभाल नहीं पा रहा है ना, यही कारण है। तो ये चारों कारण होता है, निर्भर करता है, चारों बातें निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अब ये सवाल है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियां को पार्श्व क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ है। देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तो हाँ, हम लोग जो है ना वायरिंग जो होता है वो 2 तरह से होता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम है, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम से अच्छा समांतर क्रम, पार्श्व क्रम उसको बोलते हैं, समांतर क्रम करना क्यों फायदा, क्यों लाभदायक, तो जानते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने का लाभ क्या है भाई, तो लाभ देखते नीचे, यहाँ पे मैंने बना दिया, देखो ये श्रेणी क्रम है, ये समांतर क्रम में है। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट करंट जा रही है, यहाँ पे इधर आ रही, फिर इधर जा रही, फिर इधर जा रही, अलग अलग जा रही, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, प्रत्येक विद्युत उपकरण वोल्टेज समान होता है, किसमें, समांतर क्रम में, हाँ क्या होता है, प्रत्येक विद्युत उपकरण में वोल्टेज समान होता है और उसका और उपकरण अपने प्रतिरोध के अनुसार करंट ले सकता है। हाँ, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे ना तो क्या होता है ना, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, है ना, यहाँ पे गया, ऐसे, तो हर सब में जो है करंट क्या होता है, सेम जाता है। अब करंट समान होता है, वोल्टेज समान होता है। अब वोल्टेज समान है तो वहां पे जो जैसा वस्तु, अगर बल्ब है तो बल्ब अपने हिसाब से ले रहा है एनर्जी, पंखा है तो पंखे अपने हिसाब से जो है करंट ले रहा, तो ये फायदा हुआ। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो भाई, अगर श्रेणी क्रम में बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब भी लगा हुआ, फैन भी लगा हुआ है, तो यहां से इतना फास्ट करंट जा रहा कि बल्ब तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बल्ब बड़म से फट जाएगा वो, है ना। आपने देखा झालर वाला लाइट, शादी वादी में जो लगता है झालर लाइट, है ना, कुमकुमिया बोलते हैं उसको, पतली पतली लाइट देखे होंगे आप, दिवाली में बहुत लगता है। तो उसमें अगर वोल्टेज बढ़ा तो एक ठो जलेगा, पूरा लाइट खत्म, क्योंकि सबके पास क्षमता नहीं संभालने का, है ना। तो इसलिए होता है समांतर क्रम परिपथ में कुल प्रतिरोध कम हो जाता है, इसलिए सेल से अधिक धारा खींचे जा सकते हैं। इसमें प्रतिरोध कमता है, अच्छी बात है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाता है ना, इसमें प्रतिरोध कम। अभी पढ़ा आपने, तार लंबा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसमें तार देखो यहाँ गया तो प्रतिरोध क्या होता है, कम जाता है। तो अच्छी बात है, प्रतिरोध कमेगा तो मेरा बेनिफिट करेगा। फिर एक श्रृंखला सर्किट में यदि एक घटक विफल हो जाता है तो सर्किट टूट जाता है और कोई भी घटक काम नहीं करता है ना। मतलब ये हुआ कि अगर ये हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अगर हम जैसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो एक ठोका टूटा, अगर एक करंट टूटा, है ना, तो ये नुकसान हो गया, है ना। बाकी क्या करेगा, बाकी अपना काम करते रहेगा। यदि एक घटक विफल हो जाता है तो सर्किट टूट जाता है और कोई भी घटक काम नहीं करता। अच्छी बात है, जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक टूटा, है ना, तो अगर सर्किट मान कि इस ये बना हुआ है, मान कि हमारा घर है, सपोज दैट घर में जो लगा हुआ है वायरिंग है वो समांतर क्रम है, तो घर में अगर एक जगह सर्किट हुआ, है ना, तो क्या होता है, जो सर्किट है जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो जो हमारा सामान वगैरह बच जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है, एक बार टूटा तो सब के सब वेस्ट हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा।
अगर श्रेणी क्रम में, जैसे घर में अगर वायरिंग करें और हर रूम में अलग अलग स्विच ना दें, एक ही वायर से पूरा घुमा दे पूरे घर में, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में खतरा है। तो स्विच क्यों लगाते हैं, वहां पे फ्यूज क्यों लगाते हैं, यही कारण है कि उधर खराब हो तो ये वाला खराब हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, लाइट नहीं आएगा लेकिन मेरा सामान बच जाएगा। प्रत्येक विद्युत उपकरण को अलग से संचालित किया जा सकता है, हर अलग, जब मर्जी लाइट को बंद कर देंगे, जब मर्जी लाइट को चालू कर लेंगे। लेकिन श्रेणी क्रम में एगो लाइट दिया रहता है, वहां वही बंद होगा पूरे बंद हो जाएगा, चालू होगा पूरे चालू हो जाएगा। जैसे शादी वगैरह में देखते हैं ना, जनरेटर चलाता है, स्विच चलाता है, बटन रहता है वहां पे, एक बार बंद करेगा पूरा का पूरा बंद, तो वो श्रेणी क्रम होता है जनरेटर शादी वाला, ठीक है ना। शादी वाला वायरिंग क्या होता है, श्रेणी क्रम से होता है। देखो नोट कर लो इंग्लिश वाला, स्क्रीनशॉट ले लो। कितना मिनट, 15 मिनट हो गया ओ भाई, चलो जल्दी पढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल देखो, 7वां सवाल, विद्युत लैंपों के तंतुओं में निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों करते हैं। ये बल्ब में हम टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं। देखिए बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। पहला पॉइंट, गलनांक क्या होता है, टंगस्टन का गलनांक जो है उच्च होता है, बहुत देर के बाद गलता है, बहुत ज्यादा, लगभग 3500 वोल्टेज लेगा तब जाके गलेगा। उतना वोल्टेज तो आता नहीं घर में, उतना मिलता है, उतना इतना चमकता है कि पूरा लाइट हो जाता है। और ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होता है। बात यह है, इस प्रकार टंगस्टन फिलामेंट कभी नहीं पिघलता है। अब जब यहाँ पे ऑक्सीकरण ही नहीं होगा, फटेगा नहीं तो क्या होगा, फटेगा नहीं तो फिर आप फिलामेंट फटेगा नहीं तो ऑक्सीकरण नहीं, मतलब सेव रहेगा। जब फटेगा नहीं तो टंगस्टन, इसलिए फिलामेंट का यूज करते हैं। जब फिलामेंट के माध्यम से करंट के गुजरने के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, हाँ बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगा, तो वो फटेगा नहीं क्योंकि ऑक्सीकरण हुआ नहीं। और आपको पता है बल्ब में नाइट्रोजन या तो फिर आर्गन जैसे गैस भर देते हैं ताकि निष्क्रिय गैस हो जाता है, रिएक्शन नहीं करेगा, फिलामेंट जो है रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए यूज करते हैं इसका। ओके चलिए आगे, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। देखिए एक्चुअली हमारा यही सवाल बनता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल बनेगा, क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, तो नहीं। देखिए यहाँ पे ये देखिए सब आपस में ना, ये देखो इधर जा रही, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। इधर देखो इधर जा रहा, दो चुंबकीय रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो अगर बोलते यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगी, एक ही क्षेत्र की दो दिशा बन जाएगा, और जब दो दिशा बन जाएगा तो ये चुंबकीय मतलब क्या बोलते हैं, तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो जो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जब ऐसा हो नहीं सकता तो इसलिए काटती नहीं है। कारण यही है कि नहीं काटती क्योंकि क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, ये इम्पॉसिबल, ऐसा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अगर काटेगी तो हो जाएगा लेकिन इसमें होता ही नहीं है। ओके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है भाई, देखिए बाएं हाथ फैला दिए इस तरह से, हम भी फैला दिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ दिख रहा, तो ये हमारा अंगूठा है, विद्युत वाहक बल दर्शाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत धारा। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हम बाएं हाथ की तर्जनी, ये वाला तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार फैलाते हैं कि वे आपस में लंब हो। देख रहे हैं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपस में परपेंडिकुलर, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, लंब है, आपस में परपेंडिकुलर है। तब बोलता तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। ये जो तर्जनी है ना, ये जो तर्जनी दिख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, और अंगूठा जो है विद्युत वाहक बल को दर्शाएगी। ओके देखिए यहाँ बात है, मध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा विद्युत चालक पर कार्य करने वाले बल को दिशा को दर्शाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे लिख दीजिएगा चलेगा। चलिए आगे है, यहाँ इसको ले लो स्क्रीनशॉट इंग्लिश वाले। आगे विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, ये 2 नंबर सवाल पूछता है। 5 नंबर में पूछता है कि विद्युत मोटर का चित्र बनाइए, उसका सिद्धांत लिखिए। तो मैं यहाँ पे चित्र दिखा रहा हूं, आपको बनाना नहीं, आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूं। ओके, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता, सबसे मेन पॉइंट है। इसका सिद्धांत क्या है कि एक मोटर डीसी मोटर इस सिद्धांत पर काम करती है कि जब विद्युत वाहक एक विद्युत प्रवाह एक चुंबकीय क्षेत्र में सामान्य रूप से रखे गए तो कंडक्टर से होकर गुजरता है, चालक पर एक बल कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप चालक गति करने लगता है और यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करता है। मतलब ये हुआ कि जब विद्युत जो डीसी है ना, वो सिद्धांत काम करती है कि डीसी मोटर पे, विद्युत मोटर का सिद्धांत जो है विद्युत मोटर डीसी मोटर पे काम करते हैं, ठीक है ना। जब विद्युत वाहक यानी कि जब विद्युत प्रवाह होता है, जब बिजली करंट देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो है समान रूप से रखे गए कंडक्टर से होकर गुजरता है, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है विद्युत धारा, है ना। और चालक पर एक बल, एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है,
और उसके कारण क्या होता है, गति करने लगता है, ये जो है ना, ये जो है घूमने लगता है, घूमने लगता है। जहां से यहां से आता है करंट, सॉरी करंट यहाँ से जा रहा, ये तो बॉडी हो गया, बॉडी हो गया, करंट यहाँ से स्विच है, करंट यहाँ से जाएगा तो ये जो क्या होगा, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा। ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर, आर्मेचर घूमने लगता है ना, तो घूमने लगेगा तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। यांत्रिक जैसी होगा फिर विद्युत ऊर्जा तो नहीं मिल रहा, और उससे क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। क्योंकि पता है विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। तो ये रहा आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख करके। आप लोग अगर इसको फॉलो करते होंगे, ये सब यूज करते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम यूज नहीं करते तो या यूज कर लेना, अच्छा है। और इसको फॉलो करना, सब्सक्राइब कर लेना, घंटा बटन दबा लेना, इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो ओके। और फिलहाल आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नीचे कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसे लगी, ताकि हम बताऊं आप, और ये बताना कि आपको इसमें से कितना याद था, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार और भी क्वेश्चन लाते रहें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, ओके, गुड नाइट।